तो आप सभी का खाकी सीरीज में स्वागत है। तो देखिए, हिंदी से हमारे 37 प्रश्न आने हैं। कितना? तो हिंदी से हमारे 37 प्रश्न आने हैं और आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा चौथा है। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है और देखिए आपकी तारीख भी आ गई है और यह अंतिम रणनीति है। तो सभी भाई बहन तैयारी करें। और देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप हिंदी अगर पूरा कवर करते हैं तो आपका इससे देखिए आप उसे जो है मैथ की जगह आप हिंदी थोड़ा-सा जा अगर क्वेश्चन आपका सही निकलता है, तो आप मैथ को भी कवर कर सकते हैं। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो आपको रट लेना है क्योंकि देखिए एक बार आपका एग्ज़ाम निकल गया, तो फिर आपका नौकरी तो पक्की ही है। देखिए कह रहा है कि आपका चौथा नंबर सामान्य प्रैक्टिस सेट है। कह रहा है कि देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सज्जन में समास पूछ रहा है। तो सज्जन में समास क्या है? तो पहला कह रहा है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास और द्विगु समास। देखिए सज्जन में बात करें तो कौन सा समास है? तो हमारा कर्मधारय समास है। सज्जन में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह अगर करें तो यह समास विग्रह इसका निकलेगा सत प्लस जन निकलेगा। क्या निकलेगा? इसका समास विग्रह क्या होगा? सत प्लस जन निकलेगा। जहाँ पहला पद प्रधान हो तथा विशेषण हो और अंतिम पद आपका विशेष्य हो, वहाँ पे क्या होता है? तो कर्मधारय समास होता है। अब आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर यही कह रहा है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है? कह रहा सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर विकल्प नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं और भी हैं, जैसे आपका हिम तरंगड़ी हो गई, युग चरण हो गया, माता हो गई और गूंज धारा हो गई और आपकी हो गई कौन सी? तो आपकी हो गई बिजुरी काजल। तो ये सब आपके माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं थीं। और यही कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? कह रहा है शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और पेचैसी। तो पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पहला हमारा हो जाएगा शौरसेनी। और देखिए और अगर बात करें शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, पश्चिम हिंदी में शामिल और भी बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां वह हैं? तो आपकी ब्रज भाषा हो गई, कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई, खड़ी बोली हो गई, बंगारू हो गई और राजस्थानी हो गई। ये सब क्या हैं? तो आपकी पश्चिमी हिंदी की शौरसेनी अपभ्रंश से बोलियां हैं। और यही चौथा नंबर कह रहा है कि जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द आपको लिखना है। कह रहा है क्या विकल्प में कि तर्क सिद्ध होगा, तर्क सम्मत होगा, तर्क शास्त्र होगा या तर्क साध्य होगा। तो देखिए चौथे का हमारा विकल्प नंबर होगा तर्क सम्मत होगा। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो तर्क सम्मत होता है। और यही कह रहा है 5 नंबर, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो अगर पूछ रहा है नहीं है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा लेंगे। नेगेटिव लगा लेंगे तब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है रस मीमांसा, शिल्प और दर्शन, भ्रमर गीत, सार और जायसी ग्रंथावली। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए विकल्प बी हो जाएगा। कौन सा? तो विकल्प बी हो जाएगा हमारा शिल्प और दर्शन। शिल्प और दर्शन रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत नहीं है। यह आपकी किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। किसकी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और भी रचनाएं हैं, जैसे आपकी एक मिनट, शिल्प और दर्शन क्या कहे? तो शिल्प और दर्शन के रचनाकार कौन है? तो आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? तो देखिए आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत हैं। और अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की और भी रचनाएं हैं, जैसे आपकी रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि। यह सब किसकी रचनाएं हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी की। और पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि 6 नंबर में कि पूर्व मध्य को हिंदी हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। तो कह रहा है कि आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल और गद्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में और इस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता था? तो आपके भक्तिकाल से। किसे? तो भक्तिकाल से। विकल्प हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि आपका ये जो दे रखा है या कोष्टक में, यह आपका कौन सा विराम चिन्ह है? तो देखिए
प्रश्नवाचक तो हमारा इस तरह से होता है, प्रश्नवाचक हमारा इस तरह से होता है, पूर्ण विराम हमारा इस तरह से होता है और अल्प विराम हमारा इस तरह से होता है और विस्मयादि बोधक हमारा इस तरह से होता है। तो कैसा आपका चिन्ह है तो आपका विस्मयादि बोधक है। विकल्प हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला इसमें कौन सा अलंकार है, तो कह रहा है विकल्प में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास। तो देखिए इसमें हमारा उपमा अलंकार है। कौन सा? इसमें हमारा उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्तियों में उपमा अलंकार है। यहाँ मन उपमेय, पीपर पात उस्मान है, सरिस वाचक पद एवं डोला है। साधारण धर्म है, जब व्यक्ति किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से हो तो वस्तु की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो विकल्प हमारा 8वें का ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस टाइम आपकी जितने भी यूपीएससी की या कोई भी आपकी संस्थाएं हैं उन पे सील लग रहा है। कहाँ पे सील लग रहा है? तो जहाँ पे बेसमेंट में कोचिंग ली जा रही है वहाँ पे हज़ारों छात्र जो हैं डेली आपकी कोचिंग लेते हैं और जर्जर मकानों में भी आपका देख रहे हैं कोचिंग आपकी ली जा रही है और बेसमेंट में ली जा रही है। तो देखिए जिस तरह से राजेंद्र नगर में घटनाएँ हुई हैं वहाँ पे बेसमेंट में, तो इस तरह से देखिए जो आपका आईएएस है, आईएएस दृष्टि आपकी जो है दिल्ली में दिव्य कृष्टि जी की विकास दिव्य दृष्टि जी की उनकी भी जो है कोचिंग संस्थाओं पे जो है सरकारी ताला लग गया है, क्योंकि उनकी भी जो देखिए वो जहाँ जहाँ बेसमेंट में कोचिंग ली जा रही है वहाँ सभी जगह सरकार जो है उसको सील कर दे रही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बड़ा स्कैम चल रहा है। एक तो 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए लेते हैं और बच्चों को ऐसी जगह कोचिंग लेते हैं जहाँ पे जर्जर मकान हो और आपका बेसमेंट हो। उनके कोई भी जान की ना तो कोई वैल्यू है, ना तो उनके कोई भविष्य की चिंता है। 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए लेने वाले टीचर आज छात्राओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और उनके जीवन के साथ भी खेल रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएँ तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो कहीं-कहीं जहाँ भी बेसमेंट में आपकी क्लासें लिए जा रही हैं, यूपीएससी की हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पे सरकार देखकर उनको सील कर दे रही है। तो इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपकी घटनाएँ होती रहेंगी, क्योंकि देखिए आजकल केवल एजुकेशन के नाम पे छात्राओं को लूटा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कह रहा धतूरा, डोरा, जुआ और सभी। तो देखिए विकल्प नंबर हो जाएगा सभी। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका धतूरा भी तद्भव है, डोरा भी तद्भव है और जुआ भी है। और यहीं पर अगर बात करें तो डोरा का तद्भव क्या होता है? डोरा का तद्भव क्या होता है? तो डोरक होता है। क्या होता है? तो आपका डोरक होता है। और यही जुआ का क्या होता है? तो देखिए जुआ का होता है आपका धूत होता है। क्या होता है? धूत होता है। और धतूरा का क्या होता है? तो धतूरा का धरतूरा होता है। क्या होता है? धरतूरा होता है। और देखिए कह रहा है भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? कह रहा है रूप गोस्वामी, आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथन, आचार्य मम्मट। तो भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? तो देखिए 10 नंबर का विकल्प नंबर ए हो जाएगा रूप गोस्वामी। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य रूप गोस्वामी हैं। आचार्य विश्वनाथन ने वात्सल्य को 10वां रस माना है और रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली है। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा है 11 नंबर में कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है तो हमें पॉजिटिव लगा लेना है। पॉजिटिव लगा लेना है। तो देखिए कह रहा है कि क्रिया अभिकारी शब्द है, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कह रहा है क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। विकल्प सी कह रहा है क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूप में पाया जाता है। तो विकल्प हमारा सी, हमसे ही पूछ रहा था कौन सा कथन सही है, तो हमारा विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिस शब्द से किसी का कार्य होना या समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मूल धातु होती है और क्रिया पद के उस अंश की क्रिया कहते हैं जो क्रिया प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तो विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यही देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न में कि त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्या पूछ रहा है? त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में है रामधारी सिंह, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा नंदन पंत। तो त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए 12 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा
रामधारी सिंह दिनकर। पहला हमारा हो जाएगा त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। और यही सुभद्रा कुमारी की बात करें तो सुभद्रा कुमारी की चौहान की त्रिधारा कविता संग्रह है, तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 13 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है, तो सफ़ेद का विलोम क्या होता है, तो स्याह होता है। 14 नंबर कह रहा है इनमें से सम उपसर्ग से शब्द निर्मित कौन सा है, तो कह रहा है संस्कृत है, सम्मेलन है, संस्कार है या उपरोक्त सभी है। तो देखिए 14 का विकल्प हमारा हो जाएगा, सारे के सारे आपके सम उपसर्ग से निर्मित हैं, सम उपसर्ग के योग से बने। देखिए अर्थात तीनों शब्द सम उपसर्ग से योगों से बने हैं, तो विकल्प हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा है 15 नंबर में कि मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पुत्र का नाम क्या था, तो कह रहा है नीलकमल, नीलो उत्पल, उत्पल या उत्सव। तो मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथन प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था, तो नीलो उत्पल था। क्या था, तो नीलो उत्पल था। विकल्प हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़ दिए जाते हैं, ऐसे के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो कह रहा है परिशिष्ट, संदर्भ सूची, अनुकरणिका, परिशिष्टा। देखिए विकल्प हमारा हो जाएगा, इसे परिशिष्ट कहते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़ दिए जाते हैं उसे परिशिष्ट कहते हैं। किसी पुस्तक या लेख का वह भाग जिसमें बातें दी गई हों या किसी कारणवश आपका यथास्थान नहीं दी जाती, तो ऐसे पुस्तक में आने के कारण अपूर्ण रह जाती है, परिशिष्ट कहलाती है। तो विकल्प हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 17 नंबर ही पूछ रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कह रहा मोहन सुबह ही पटना सिधर गया, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी कह रहा मोहन सुबह पटना चला गया, ये अभी हमारा सही दिख रहा है। आगे आगे चेक करते हैं, मोहन सुबह से ही पटना को चला, ये भी नहीं होगा। डी कह रहा मोहन सुबह से ही पटना में पधार गया, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प हमारा बी, इसमें हमारा वाक्य शुद्ध होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बी ऑप्शन पॉजिटिव हमारा हो जाएगा। और ये कह रहा है इनमें से आगे क्या कह रहा है कि इनमें से आगे नाथ ना पीछे पगा लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि इनमें आगे आगे नाथ ना पीछे पगा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो विकल्प देखिए 18 का कह रहा है कि जिम्मेदार व्यक्ति होना, ये भी नहीं होगा। अत्यंत गरीब होना, ये भी नहीं होगा। पशुविहीन होना, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, तो इसी आपका लोकोक्ति का अर्थ होगा आगे नाथ ना पीछे पगा। यही कह रहा है 19 नंबर, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ हो क्या होगा। देखिए कह रहा बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, ये भी नहीं होगा। गुण दोष की परख करना, ये भी नहीं होगा। बहुत मीन मेख निकालना, ये विकल्प हमारा सी हो जाएगा कि बाल की खाल निकालना, विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मुश्किल काम करना, ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो देखिए पहला हमारा हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। चांद चांद ना दिखाई देना, ये भी नहीं होगा। 4 दिन चांद दिखना, ये भी नहीं होगा। सुख ही सुख, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, तो थोड़े दिन का सुख यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और यही कह रहा है 21 नंबर में साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। देखिए विकल्प एक कह रहा है साहित्य का मिठास होता है, ये भी नहीं होता है। किसी रस का आनंद है, ये भी नहीं है। किसी फल का स्वाद है, ये भी नहीं है। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। दूसरे शब्दों में कहें तो काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो रस टोटल आपके 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के आपके टोटल रस होते हैं। कौन कौन से रस होते हैं, देखिए ध्यान से। आपका एक तो पहला श्रृंगार रस होता है, दूसरा आपका हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, और लास्ट आपका 9वां शांत रस। आपके टोटल रस आपके 9 प्रकार के होते हैं। यही आपके 22 नंबर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है, तो कह रहा छल, खजूर, सोना और धतूरा। तो देखिए आपका नेगेटिव पूछ रहा है, तो हमें नेगेटिव लगा लेना है। देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा नेगेटिव, तो आपका छल हो जाएगा। क्या, तो छल जो हमारा हो जाएगा, यह कनक शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी कनक का अर्थ होता है आपका खजूर भी होता है, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। लेकिन कनक कनक का ये सब अर्थ होता है, लेकिन छल आपका नहीं होता है। और 23 नंबर ये कह रहा है कि अबेंडमेंट शब्द का हिंदी प्राय क्या है, तो कह रहा है संकल्प, संशोधन, सर्वक्षमा और कार्यसूची। तो अबेंडमेंट का हिंदी प्राय क्या होता है, तो विकल्प हमारा हो जाएगा संशोधन। यही आपसे 24 नंबर पूछ रहा है मैं विदेश जाऊंगा,
इस यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए यह आपका कह रहा प्रश्नवाचक वाक्य तो हो ही नहीं सकता, संकेत भी नहीं हो रहा है तो ये भी हमारा कट जाएगा। विधानवाचक ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका निषेधवाचक। क्यों, यहाँ पर नहीं आया है तो आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। और यही क्या कह रहा है कि 25 नंबर में 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए 25 कह रहा है कि अपनी कुशलता दिखाना, ये भी नहीं होगा, और अधिक दुराशा ये भी नहीं होगा, सी पूर्ण स्वतंत्र होना ये भी नहीं होगा, आय से अधिक खर्च करना है। क्या हो जाएगा, तो विकल्प डी हो जाएगा। 80 का आमद 90 खर्च, तो आय से अधिक खर्च, यही हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी। और देखिए 26 कह रहा है कि छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, यह सब किस विद्या की रचनाएं हैं। तो कह रहा नाटक है, उपन्यास हैं, काव्य हैं या कहानियाँ हैं। तो ये सब क्या है, तो ये सब आपकी कहानियाँ हैं। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर कि इनमें निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। कह रहा रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं। तो देखिए रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं, और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। तो विकल्प हमारा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, एक शब्द दिए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। तो मुद्रा का आपका शब्द अर्थ चुनना है। तो देखिए मुद्रा आप जानते हैं, मुद्रा का आपका एक क्या होता है, तो मुद्रा का एक रूप आपका होता है, क्या होता है, रूप होता है, और क्या होता है, तो आपका सिक्का होता है। क्या होता है, सिक्का होता है, और क्या होता है आपका धन होता है, और क्या होता है, तो आपका मुहर होता है। ये सब किसके हैं, तो मुद्रा के हैं। और क्या होता है, आपकी आकृति भी होती है, मुद्रा की आपकी आकृति भी होती है। यही कह रहा है आपसे 29 में, एक निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प सही हैं, सही कर्ता कारक को पहचानिए। कह रहा है रोहन ने हॉकी खेली, तो रोहन ने हॉकी खेली, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो 29 में तो विकल्प बी आपका, देखिए ने का प्रयोग आपका किया गया है। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प पहचानिए। कह रहा है कर्ता का क्या अर्थ होता है, तो जो कार्य करे, क्या होगा, तो जो कार्य करे उसी का कर्ता कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में कार्य करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और यही 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 प्रश्न विकल्पों में दिए गए हैं, वाक्य का सही काल वाला पहचानिए। तो आज वर्षा होगी आपका कैसा काल होगा। कह रहा सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या भूतकाल। तो देखिए आज वर्षा होगी यानी भविष्य की बात की जा रही है, किसकी, तो भविष्य की बात करी जा रही है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा कि आज वर्षा होगी। जिस व्यापार से काम का आने वाले समय होना या करने का सूचना मिले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। और देखिए 32 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही सकारात्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो कह रहा है कि कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, या सीता बीड़ा बजा रही है। तो 32 का कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर डी सीता बीड़ा बजा रही है। तो जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए आपको कंप्लीट इसको आपका सोल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और मैं आपको पीडीएफ भी इसका अंत में आपको पीडीएफ भी आपको मिलेगी। जैसे क्लास ख़त्म होगी आप लोग देख लेते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिलेगी। देखिए अनुच्छेद दे रखा है 33 से 37 नंबर तक। तो देखिए अनुच्छेद आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर आप अनुच्छेद अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके 4 या 5 नंबर फिक्स हैं। देखिए यहाँ अनुच्छेद, चलिए मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है अनुच्छेद में, कि विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, और यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों की कोई जगह नहीं चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दवा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। परम पर वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने की दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो जाता तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिंतनमय चिंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है,
मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की किला अवैध भी माना जाता था। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों और क्वांटम के फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह न्यूटन का सिद्धांत आपका बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधित अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गति और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन में दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसमें न्यूटनवाद को झूठा करार दे दिया हो, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन को सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो अब देखिए, ये आपका अनुच्छेद था। अब अनुच्छेद से आपको क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको जो अनुच्छेद में पूछा है उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। क्या असत्य कथन बताना है, यानी आपको नेगेटिव बताना है। क्या बताना है, आपको नेगेटिव बताना है। तो कह रहा है देखिए 33 में कह रहा है कि विज्ञान में सत्य के साक्षात की कोई दवा नहीं है। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा है, ये भी सही हो जाएगा। सी कह रहा है विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। तो यही हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विज्ञान अपने समय की वास्तविकता सच्चाई बयां करती है। तो यही हमारा ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यही 34 नंबर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भी कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है। कह रहा दर्शन है, विज्ञान है, साहित्य है और इतिहास है। देखिए 34 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विज्ञान। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विज्ञान की कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। 35 कह रहा है कि न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हो गया। कह रहा है क्वांटम फिजिक्स की, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम या भारतीय दर्शन। तो देखिए 35 नंबर में हमारा कौन सा प्रश्न हो जाएगा, 35 में हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा ए, क्वांटम का फिजिक्स। गद्यांश के अनुसार उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हो गया था। और यहीं 36 कह रहा है कि आज भी उपग्रहों का परीक्षण में किसका प्रयोग होता है। कह रहा है क्वांटम फिजिक्स का, डापलर प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत या ऊष्मा की यांत्रिक तुल्यांक। देखिए आज भी उपग्रहों के परीक्षण में किसका प्रयोग होता है, तो इसका देखिए आपके गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। और आज का लास्ट प्रश्न होगा, क्या कह रहा है कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दे दिया था। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम, ऊर्जा संरक्षण। तो किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दे दिया था, तो आपके क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा दे दिया था। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तो हमारे 37 प्रश्न। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और एक प्यारा सा इमोजी ज़रूर सेंड करें। तो चलिए आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो और आप लोग तैयारी लगातार कीजिए, क्योंकि समय अभी आपके पास कम है। टोटल आपके पास 23 दिन का समय है।